राहुल से सवाल, कांग्रेस का बवाल। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। आप देख रहे हैं भारत की बात। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज ईडी चरणबद्ध तरीके से पूछताछ कर रही है और बड़ी खबर यह है कि पहले राउंड में राहुल गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। लंच के लिए ब्रेक मिला और दोबारा राहुल गांधी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरे राउंड में भी लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लंच के बाद राहुल गांधी कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 1 करोड़ के लोन वाली शेल कंपनी के मालिक के बारे में राहुल जवाब नहीं दे पाए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कुछ सवालों के जवाब में कहा कि वो पूछकर बताएंगे और जाहिर सी बात है, इतने पैसे इन्वॉल्व है, सीए इसमें इन्वॉल्व होगा। राहुल गांधी से जो ईडी की पूछताछ हो रही है उसमें राहुल गांधी का यही कहना है कि वो पूछकर बताएंगे। और देखिए, जो राहुल गांधी से आज ईडी की पूछताछ में सवाल पूछे गए वो सवाल आपके सामने यहां पर लिखकर आ रहे हैं। हम आपको बता दें, पहला सवाल पूछा गया, यंग इंडियन कंपनी बनाने का जो फैसला लिया गया था वो किसने लिया था? ये ईडी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। दूसरा सवाल, क्या आप कंपनी बनाने के फैसले वाली बैठक में शामिल थे? यानी जब यह फैसला लिया जा रहा था यंग इंडियन कंपनी बनाने का, तो क्या आप उस फैसले में थे? यंग इंडियन की कितनी बैठकों में आप शामिल थे? और ये पहले राउंड की जो पूछताछ हुई है राहुल गांधी से, वो सवाल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। कहां कहां आपकी संपत्ति है, इसको लेकर भी ईडी ने राहुल गांधी से जानकारी मांगी है। राहुल गांधी ने जो 3 घंटे तक उनसे पूछताछ चली, लगभग सभी सवालों के जवाब दिए। यह भी पूछा गया कि क्या विदेश में भी आपकी संपत्ति है। राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि यंग इंडियन कंपनी से आप कैसे जुड़े, मतलब ये जो कंपनी बनाई गई इससे आप कैसे जुड़े, और जब ये फैसला लिया जा रहा था तो क्या उस बैठक में आप शामिल थे? यंग इंडियन में आप डायरेक्टर कैसे बने? ये सब तमाम वो सवाल, आपने अपने शेयर्स किस तरीके से खरीदे, ये तमाम वो जानकारी जुटाने की ईडी की कोशिश जिस पूरे मामले की जांच कर रही है, यानी नेशनल हेराल्ड मामला। शेयर खरीदने के लिए कोई पैसे क्या आपने दिए थे? शेयर खरीदने के लिए पैसे किस बैंक खाते से और कैसे दिए गए थे? ये सारे वो सवाल जो राहुल गांधी से पहले दौर के जो पूछताछ हुई उसमें पूछा गया। और चलिए अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरे सहयोगी ओम प्रकाश का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष कुमार सिंह भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश, अब तक क्या कुछ हो चुका है? लगभग 6 घंटे की ये पूछताछ, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगता है कि उनका सीए जो है वो इसमें उनकी मदद करेगा आगे की पूछताछ में। क्या जानकारी है आपके पास? शोभना, मैं आपको बता दूं कि ईडी सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसमें डोटेक्स कंपनी के से जो 1 करोड़ रुपए का लोन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस पूरे मामले में, क्योंकि इसी 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए कांग्रेस को दिया गया था और उसके बदले 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को दिया था। तो वो पैसा आखिर कहाँ है, वो पैसा आया कैसे? उस पैसे को लाने के लिए शेल कंपनी से, तथाकथित शेल कंपनी से जो लोन लेने का फैसला था वो किसने लिया था? उस कंपनी तक इन लोगों को पहुंचाया किसने? ये तमाम सवालों से जुड़े हुए सवाल होते हैं ईडी सूत्रों के मुताबिक, और उन सवालों के बारे में राहुल गांधी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो उस कंपनी तक कैसे पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में उन्होंने कई सवालों के जवाब में कहा कि मुझे इसके बारे में अभी पूरी तरह से पता नहीं है, मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा। कुछ सवालों के जवाब में दस्तावेजों के बारे में उन्होंने कहा कि मैं ये दस्तावेज आप तक अपने वकील की मार्फत या मैं खुद आप तक पहुंचा दूंगा। पूछताछ का दौर अभी जारी है और ये पूछताछ जाहिर सी बात है ओम प्रकाश, इतनी बड़ी कंपनी, इतने हजारों के उसमें खरीद फरोख्त की बात हो रही है, शेल कंपनीज आ रही हैं और राहुल गांधी को पूरी जानकारी हो भी नहीं सकती और सीए की बात वो कर रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस खेमे में सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल रहा। सुबह 10 बजे प्रियंका गांधी राहुल गांधी के घर पहुंची, फिर दोनों ने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मंथन किया। राहुल गांधी की पेशी को कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश किया। राहुल गांधी पैदल मार्च करते हुए ही ईडी दफ्तर की ओर बढ़े। पुलिस ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया। पहले राउंड में राहुल गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। दूसरे राउंड में भी लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका है, यानी कुल मिलाकर 6 घंटे अभी तक बीत चुके हैं। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि कुछ सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब में वो कह रहे हैं कि मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा। कुछ में वो कह रहे हैं कि मैं अपने जो कागजों की मांग आपके द्वारा की जा रही है वो मैं अपने वकीलों के मार्फत आप तक पहुंचाऊंगा।
आशीष कुमार सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। आशीष, ये तो बात हो गई ईडी की पूछताछ की, लेकिन सवाल कांग्रेस के प्रदर्शन का, शक्ति प्रदर्शन का भी है। आज एक संदेश देने की कोशिश की गई कि आप हमारे नेता को पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो इसी तरीके का हो हल्ला, हो हंगामा और एकता सड़कों पर दिखाई देगी कांग्रेस की। जी हाँ, बिल्कुल। और जो बात ओपी तिवारी जिक्र कर रहे थे कि उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है शोभना कि वो इसके डिटेल्स लेकर के अपने सीए से बताएंगे। मेरा ख्याल है वो पहले फेज़ की जो क्वेश्चनिंग हुई थी जिसमें पर्सनल डिटेल्स मांगे गए थे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं या उनके अकाउंट्स कहाँ हैं, उसको लेकर के मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्रीएम्प्ट करना एजेंसी के क्वेश्चनिंग के मामले को लेकर के अभी थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक इसको मुद्दा बनाने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस का ये एलिगेशन, ये आरोप है कि इतने साल बीत जाने के बाद आखिर इस वक्त पर इसकी टाइमिंग पर क्वेश्चन उठाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि क्यों विक्टिमाइज किया जा रहा है। खुद गांधी परिवार का यह आरोप है, कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि डेलिबरेटली एक एजेंसी को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी वजह से आप देखें कि सिर्फ जो प्रेजेंट वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं या एआईसीसी के पदाधिकारी हैं दिल्ली में, सिर्फ उनको नहीं बुलाया गया है, दोनों मुख्यमंत्रियों को, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ बुला लिया गया है। तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ये अपनी ओर से साबित करने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए विक्टिमाइज करने के लिए या पॉलिटिकली उसका फायदा उठाने के लिए सरकार की तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है ईडी के मार्फत। अब इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या निकलता है, कांग्रेस इससे कुछ गेन कर पाती है या इसका मैसेजिंग करने की कोशिश दूसरी तरफ से है, उसमें फायदा मिल पाता है, ये हमें देखना होगा। बिल्कुल ठीक है आशीष और ओम प्रकाश तिवारी, आप बने रहिए। और हम बता दें कि राहुल गांधी की पेशी तो दिल्ली में हो रही थी, लेकिन कांग्रेस देश के कोने कोने से संदेश देने में जुटी हुई थी। राहुल गांधी की पेशी का असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। ईडी की पूछताछ को राजनीतिक कार्रवाई बताकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, इंदौर, श्रीनगर, पटना और जयपुर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे वक्त में सड़कों पर उतरे हैं जब कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और राहुल गांधी की पेशी ने मानो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये संजीवनी दे दी हो। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं का कुनबा आज दिल्ली में जुटा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मोर्चा संभालने दिल्ली में मौजूद रहे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से पूछताछ पर क्या कुछ कहा, यह सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए आप। राहुल गांधी जी ने कहा, सुनहरी कैरी लगातार विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, पूरे मुल्क से संदेश देना चाहिए कि आप शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते हुए भी संकोच है मोदी जी को और अमित शाह जी को, और उसके बदले में आप ईडी के छापे डलवा रहे हो पूरे देश के अंदर। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में उनके समर्थक दलों के या उनके दल के नेताओं पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। तो लगातार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट तौर पर न्याय है। आप जो है कांग्रेस की आवाज बंद करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी देश के लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनकी आवाज को बंद करना चाह रहे हैं। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ हर मुकाम पर लड़ेगी। जितने विपक्ष हैं सबको जो है भ्रष्टाचारी बताती है ना, और फिर जो उनमें से जो शामिल हो जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। बीजेपी की बात मत करो, बीजेपी तो क्या कह रही है इसमें कोई अर्थ नहीं। सवाल ये कि 2015 में इस केस को आप गलत बता चुके नहीं की सरकार, अब फिर आप गांधी परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत की बात में हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमें ये खबर दे रहे हैं कि ये जो पूछताछ है जो राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में चल रही है वो रात 8 बजे तक हो सकती है। खबर ये भी मिल रही है कि ईडी दफ्तर से निकलने के बाद राहुल गांधी तुगलक रोड थाने में जाकर हिरासत में बंद नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं और इसके बाद कांग्रेस दफ्तर जाने की भी योजना है जहां अन्य नेता मौजूद रहेंगे। तो ईडी दफ्तर में 8 बजे तक लगभग पूछताछ हो सकती है। उसके बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकलकर तुगलक रोड थाने जा सकते हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हिरासत में मौजूद है। मैं फटाफट रुक करना चाहूंगी मेरे सहयोगी जैनेंद्र का। जैनेंद्र इस समय ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। जैनेंद्र, खबर ये मिल रही है कि राहुल गांधी से लगभग 8 बजे तक पूछताछ चलेगी और उसके बाद वो सीधे तुगलक रोड थाने जाएंगे।
बिल्कुल, पूछताछ खत्म होने के बाद राहुल गांधी तुगलक रोड थाने जाएंगे, जहां पर की पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हिरासत में हैं बीते 8 घंटों से। और सबसे अहम नाम है केसी वेणुगोपाल का, जिनका विजुअल भी आया। पुलिस ने उनको काफी बल प्रयोग करते हुए हिरासत में लिया और इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए। थाने में उनकी तबीयत भी खराब हुई। प्रियंका गांधी खुद उनसे मिलने गई थी। तो राहुल गांधी जो है वो भी ईडी दफ्तर से निकलने के बाद बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के द्वारा कि वो तुगलक रोड थाने जा सकते हैं नेताओं से मुलाकात करने के लिए। और इसके बाद राहुल के कांग्रेस दफ्तर आने की योजना है, जहां पर कि तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर से इकट्ठे होंगे। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के लिए सब लोग सड़क पर उतरे, पुलिस से भिरे, हिरासत में गए। तो राहुल कहीं ना कहीं आभार जताएंगे उन सबको इस संघर्ष के लिए। और हो सकता है कि राहुल गांधी, जिनको हम सुबह से ट्रैक कर रहे हैं, वो कभी भी उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया है। हो सकता है कि राहुल गांधी एक छोटा सा रिएक्शन भी कांग्रेस दफ्तर में दें, जिस तरीके से उनको नोटिस मिला और पूछताछ हुई है आज। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र आपका, ओम प्रकाश तिवारी आपका और आशीष आपका। तो इस समय का लेटेस्ट अपडेट यही है कि राहुल गांधी से अभी भी पूछताछ चल रही है, नजर हमारी बनी हुई है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 8 बजे तक ये पूछताछ चल सकती है। और हम आपको बता दें कि राहुल गांधी को सिर्फ ईडी ही नहीं, बीजेपी के सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। कांग्रेस पूछताछ को मोदी सरकार से जोड़ रही है, तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो शक्ति प्रदर्शन के जरिए कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की रक्षा हमारा अधिकार है। 2015 में ईडी ने ही ये मामला बंद कर दिया। आज जब भाजपा के पास कुछ नहीं बचा तो कायर मोदी सरकार घबराकर इस प्रकार का एक घोषित आपातकाल लगा रही है। क्यों? भारत के लोगों की विरासत की धरोहर की रक्षा अगर अपराध है तो ये अपराध हमें बार बार करेंगे। मोदी सरकार ने तो देश की संपत्ति बेच डाली, हम तो देश के स्वतंत्रता संग्राम की संपत्ति की, जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम। कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? तो देखिए, ये तो वार पलटवार चल रहा है। पूरा जो मामला है पूछताछ का, ये राजनीतिक हो चुका है। राहुल गांधी से अभी भी पूछताछ हो रही है, ईडी दफ्तर में वो मौजूद है। खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे कोई अपडेट होगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा पर संग्राम लगातार जारी है। नुपुर के समर्थन में भी कई संगठन सामने आने लगे हैं, लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश हिंसा में अभी तक 333 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, 92 लोगों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि हिंसा उनके द्वारा भड़काई गई। और शुक्रवार की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में जिन भी चेहरों की शिनाख्त की गई थी, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। 333 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक उत्तर प्रदेश हिंसा में हो चुकी है। प्रयागराज में गिरफ्तारियां सबसे ज्यादा हुई हैं, 92। और हम आपको बता दें कि शुक्रवार को नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एक साथ हिंसा भड़की थी, चाहे मुरादाबाद हो, लखनऊ हो, सहारनपुर हो, प्रयागराज हो। और अब पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की हिंसा में अभी तक 333 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, 333 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब आप आगे क्या अपडेट? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में योगी आदित्यनाथ ने ये साफ संदेश दिया 13 एफआईआर हुई थी। जी बिल्कुल शोभना, 13 एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद में अब तक 333 गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो प्रयागराज हिंसाग्रस्त रहा है जुम्मे की नमाज के बाद, वहाँ 92 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। और इनमें जावेद मोहम्मद जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। साथ ही साथ उसका जो घर है उसको जमींदोज किया जा चुका है। ये अलग बात है कि उसके परिवार के लोग तमाम तरह के आरोप पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगा रहे हैं, लेकिन जांच लगातार आगे बढ़ रही है और जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये पता चला है कि उस दिन जो पेट्रोल पंप था इस इलाके का, वहाँ पर कुछ ऐसी भीड़
जमा हुई थी। जो चेहरे यहाँ के नहीं थे उनको बाकायदे उनकी बाइक में पेट्रोल भराने की बात भी सामने आ रही है, उनको नाश्ता कराए जाने की बात भी सामने आ रही। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हिंसा की तैयारी पहले से थी, बाहर से लोगों को बुलाया गया था, जिसके बाद ये हिंसा भड़की। अब उनकी शिनाख्त की जा रही, क्योंकि 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई थी और अब तक 92 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ऐसे में जो बचे हुए लोग हैं उनकी तलाश के लिए, उनकी खोजबीन के लिए लगातार पूरे उत्तर प्रदेश जाहिर सी बात है, आसपास जाहिर सी बात है, संजय त्रिपाठी, योगी आदित्यनाथ सरकार पहले से ये साफ करती रही है कि दंगाइयों के साथ किसी भी तरीके की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। संजय त्रिपाठी, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल की जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं भारत की बात। कानपुर में 3 जून को जुम्मे के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अनवरगंज स्थित फूल यानी गली में अवैध बिल्डिंग का नोटिस जारी किया है। ये बिल्डिंग राशिद सिद्दीकी की है और सुफियान बेग के नाम पर है। इसके साथ ही कानपुर हिंसक प्रदर्शनों के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी की इमारत को भी KDA ने यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील कर दिया है। तो कानपुर हिंसा के बाद बड़ा एक्शन प्रशासन का। जिन लोगों के नाम सामने आए थे उनकी इमारतों को एक तो सील किया गया और अवैध बिल्डिंग का नोटिस भी दिया गया। कानपुर विकास प्राधिकरण एक्शन में है तो विरोध के सुर भी तेज हैं। तस्वीरें लाल बंगला इलाके की हैं, जहां KDA कब्जे वाली जमीन खाली कराने पहुंचा, लेकिन यहां हंगामा शुरू हो गया क्योंकि ये जमीन समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह गिल के करीबी की है। पहले शोर को, होल्ले को सुनिए। फतेह बहादुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई का विरोध करने लगे तो वहां बीजेपी के समर्थक भी पहुंच गए। दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी नेता को चोट भी आई। देख रहे हैं भारत की बात और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। कानपुर में जुमे की नमाज के दिन हुई हिंसा के बाद एक और जुम्मा 10 जून को आया और इस बार नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर प्रयागराज और मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। हिंसा के बाद ही प्रशासन हरकत में आया और सामने आया प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड का नाम। वो नाम था जावेद पंप और जैसा कि होता आया है, जावेद पंप का नाम आते ही अगले ही दिन उसके दरवाजे पर कई बुलडोजर खड़े दिखाई दिए। घंटों में ही करोड़ों का घर मलबे में मिला दिया गया। विरोधी पूछ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जज बन गए हैं, और अगर जज बन गए तो क्यों बन गए हैं। बुलडोजर एक्शन पर भारी बवाल मचा हुआ है। शुरुआत उसी तस्वीर से जो प्रयागराज हिंसा मामले का चेहरा बन गई है। इलाके को, गली को खाली कराए जाने की प्रक्रिया है, वो अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई होनी है, इस इलाके को लोग खाली कर दें। और देखिए यहाँ पर बुलडोजर की भी एंट्री हो गई है। और देखिए ये बुलडोजर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी रह गई है और किसी भी वक्त पहला जो है वार किया जा सकता है मकान पर। और देखिए ये बुलडोजर उठ गया और ये पहला वार भी हो गया है। चार घंटे पहले यहाँ आलीशान इमारत हुआ करती थी, बेहद शानदार बिल्डिंग हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। सिर्फ 4 घंटे पहले जिस घर की गिनती आलीशान कोठियों में होती थी, वो 4 घंटे बाद मिट्टी हो चुका था। करोड़ों की कीमत वाले घर पर जब बुलडोजर से बार बार वार हुए तो उसका वजूद मिट गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज की हैं और ये घर प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद पंप का है।
रविवार को 2 बुलडोजर और 1 पोकलैंड मशीन ने इस घर को इतिहास बना दिया, लेकिन घर से उठे मलबे की धूल मानो पूरे हिंदुस्तान में बवाल बनकर गूंजने लगी है। अदालत किस लिए है, जज किस लिए है, पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि गुनहगार की सजा तो अदालत तय करती है, तो फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किस हक से आरोपी को सजा सुना रहे हैं? तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस घर को जावेद पंप का समझकर ढहाया गया वो घर उसका है ही नहीं, लेकिन बुलडोजर पर बवाल और सवाल का सिलसिला शुरू करने से पहले उस तस्वीर की चर्चा जरूरी हो जाती है जो प्रयागराज हिंसा मामले का चेहरा बन चुकी है। किसी का घर जमींदोज हो जाए तो वो क्यों गिरा, किस लिए गिरा, गलती किसकी थी, कानून के दायरे में था या नहीं, ये तमाम सवाल अपनी जगह मौजूद रहते हैं, लेकिन घर को गिरता देखकर एक भावनात्मक चोट लगती है और शायद वही चोट है जिसकी वजह से पूरे देश में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। प्रयागराज के करेली इलाके में बना बेहद खूबसूरत घर 25 बाय 60 के इलाके में बना ये घर भव्यता की मिसाल था और जब प्रयागराज प्रशासन बुलडोजर लेकर इसे गिराने पहुंचा तो पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। बुलडोजर आ चुके थे, फोर्स चप्पे चप्पे पर लगाई जा चुकी थी, लेकिन इंतजार इस बात का था कि कहीं घर के भीतर कोई मौजूद तो नहीं। बार बार कॉल बेल बजाई जा रही थी, लेकिन घर अंदर से बंद था और बाहर कहीं कोई ताला मौजूद नहीं था। ऐसे में प्रशासन को यह सुनिश्चित करना था कि कहीं घर के भीतर लोग तो नहीं। सवाल यह है कि घर के अंदर तो लोग मौजूद हैं, घर के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लगातार कॉल बेल बजाई जा रही है, लेकिन घर के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई कैसे शुरू होगी, कब शुरू होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम तरीकों से संतुष्टि कर लेने के बाद इस मकान पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। मौके पर एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर मौजूद थे, जो बता रहे हैं कि उस वक्त वहां माहौल क्या था। देखिए किस तरह से लोग छतों पर अपने देखने के बाहर जरूर आए हैं, लेकिन कोई भी निकल करके बाहर सवाल करने की स्थिति में नहीं है, कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। मोहल्ले के लोग किस तरीके से उतनी दूरी पर खड़े हैं, लेकिन किसी की आसपास आने की हिम्मत नहीं है। इसके बाद घर के अंदर का सामान बाहर लाया जाने लगा। कूलर से लेकर इन्वर्टर तक बाहर लाया गया। उस वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के झंडों का ढेर भी मिला, जिसके प्रदेश महासचिव जावेद पंप है। पार्टी चलाते हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी के कुछ झंडे भी हैं, इनकी संभवतः बेटी की तस्वीर भी है। ये जो झंडा है इस पर वेलफेयर पार्टी लिखी है और वेलफेयर पार्टी का ये झंडा, ये देखिए मेरे हाथ में तमाम सारा झंडा भी यहाँ पर है, किताबें हैं और पुलिस के लोग एक एक करके चीजें निकाल रहे हैं। ये मेरे हाथ में पोस्टर है, इस पोस्टर में है व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी, और ये पोस्टर यही इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल करके लोगों को उकसाया, भड़काया। घर के आगे पीछे हर दिशा से बुलडोजर चलता रहा और उसका हर हिस्सा धीरे धीरे मलबे के ढेर में बदलता रहा। देखिए ये कांच की खिड़कियां हैं, इन्हें तो पल भर में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कागज से बनाई गई थे और उसे धाराशायी किया जा रहा है।
देखिए कुछ सेकंड का वक्त लगा, सिर्फ 10 से 12 सेकंड का वक्त लगा और जो बड़ी सी एक खिड़की थे पूरे कांच चकनाचूर, पूरी खिड़की बाहर। ये ड्राइंग रूम है, ये घड़ी बंद है और ये देखिए ये कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, आई रेस्पेक्ट द माइंड्स पावर ओवर द बॉडी, फियर। देखिए तमाम अलग अलग स्लोगन्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, कुछ तस्वीरें भी लिखी हैं। 2 घड़ी हैं, दोनों घड़ी बंद पड़ी हुई है देखिए। और ये पीछे का हिस्सा और देखिए किस तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील होता चला जा रहा है ये मकान। इमारत का एक एक हिस्सा रेत के मलबे में देखिए तब्दील होता नजर आ रहा है और धूल का गुबार आप देखिए कैसे जो है वो तो सामने की अब तस्वीर भी नहीं दिख रही है, धूल से पूरी तरीके से ये सामने का हिस्सा पट गया है। तो किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, पूरी बिल्डिंग को गिराया जा चुका है। तो 4 घंटे पहले यहाँ आलीशान इमारत हुआ करती थी, बेहद शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक जावेद पंप के घर के तलाशी के दौरान 2 अवैध तमंचे, कई कारतूस, एक बड़ा चाकू और एक कागज मिला है जिस पर माननीय न्यायालय के खिलाफ बेहद तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जावेद की बेटी पूछ रही है कि हथियार मिले तो मीडिया को क्यों नहीं दिखाए गए। देखिए हमारे घर में सबसे पहले वेपन्स पे आते हैं। हमारे घर में कोई इलीगल वेपन नहीं था और जब हमारा घर डिमोलिश हो रहा था उस वक्त पूरी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रही थी, किताबें निकाल कर फेंकी जा रही थी, सामान निकाल कर बगल वाले प्लॉट जो खाली था उसमें फेंका जा रहा था। उस वक्त जितने भी लोग थे सब देख सकते थे क्या क्या हमारे घर से निकला। जब पूरा घर खाली हो गया उसी के बाद उन्होंने बुलडोज़र चलाया। तब क्यों नहीं, जो वेपन्स की वो बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं निकले और लोगों के सामने उस टाइम पर मीडिया के सामने क्यों नहीं आए। उस टाइम पर मीडिया तो किताबें दिखा रही थी, तो वेपन्स दिखाने चाहिए थे ना। जावेद पंप के घर पर बुलडोजर से गिरने के पूरे केंद्र में ये नोटिस है जिसे यूपी सरकार अपनी कार्रवाई को सही बताने के लिए भी पेश कर रही है। चलिए जरा इस नोटिस पर भी गौर फरमाते हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुताबिक हिंसा के पहले ही अवैध निर्माण को लेकर 10 मई को नोटिस जारी किया जा चुका है। 24 मई को जावेद पंप को सुनवाई के लिए पेश होना था, लेकिन जावेद पंप न तो पेश हुए और न ही जवाब दिया। इसके बाद 25 मई को मकान ध्वस्त करने का आदेश जारी हुआ। नोटिस के मुताबिक 9 जून को मकान को ध्वस्त करने की सूचना देनी थी जो नहीं दी गई, तो 12 जून को घर खाली करने के आदेश दिए गए ताकि उस पर बुलडोजर चलाया जा सके। ये तो हुई प्रशासन की बात, लेकिन जावेद पंप के वकील के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया ही असंवैधानिक है क्योंकि ये घर जावेद पंप का है ही नहीं, उनकी पत्नी परवीन फातिमा का है। पहले तो जिसका मकान है उसका नाम जावेद मोहम्मद नहीं है, उसका नाम परवीन फातिमा है जिनको उनके पिताजी ने गिफ्ट में दिया था। और ये जो पर्सनल लॉ है, प्रॉपर्टी राइट्स है, उसमें वो तनहा मालिक है, उसमें उनके पति जावेद मोहम्मद की कोई हिस्सेदारी नहीं। नोटिस आप जावेद मोहम्मद के नाम पर कर रहे, बैक डेटिंग किया उसमें आपने, और घर गिरा गया परवीन फातिमा का। इसी पे हम कह रहे हैं कि पीडीए की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस घोर गैर कानूनी कृत्य के लिए वो क्षमा मांगे और उस मकान का पुनर्निर्माण करके उस परवीन फातिमा को सौंपे। ये बात अगर सच है कि घर परवीन फातिमा का है, तब तो ये नोटिस हैरान करने वाला है जिस पर जावेद पंप का नाम चस्पा है। और आरोप सिर्फ इतना ही नहीं है। वकील के मुताबिक प्रशासन ने जावेद पंप के घर में तलाशी अभियान के वक्त भी उस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जो बेहद जरूरी थी। किसी भी सर्च ऑपरेशन में न तो कोई परिवार का सदस्य था, न वहाँ के कोई इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स थे, न कोई सम्मानित पड़ोसी थे। वो पुलिस ने अपने किया है, पीडीए ने अपनी वीडियोग्राफी किया है। वो तो देखा जाएगा कि वो असलहा ला कर रखा गया कि असलहा बरामद हुआ। असलहा में धारा 25 का ही मुकदमा लगता है। अगर मैंने डकैती डाला तो इसमें मेरे बीवी और बच्चों को आप अभियुक्त नहीं बना सकते हैं और इस बिना पे मेरे बीवी और बच्चों को का उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ में ये लायबिलिटी जो है वो पर्सनल होती है, तो जो अपराधी है उसको आप सजा दे सकते हैं, उनके परिवार के मकान को नहीं। हिंसा के अगले ही दिन जावेद पंप को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सवाल ये है कि जावेद पंप को हिंसा का मास्टरमाइंड क्यों कहा जा रहा है। उसके लिए शुक्रवार यानी 10 जून की घटना की तरफ चलते हैं।
बाद प्रयागराज में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस के हवाले से जो बात कही जा रही है वो ये कि प्रयागराज के करेली के सामाजिक कार्यकर्ता जावेद पंप ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विरोध की साजिश रची थी। 10 जून को बाजार बंद का ऐलान करवाया। विरोध के समर्थन में लोगों ने जुमे के दिन बाजार बंद रखे और पुलिस पर हमला करना इसी साजिश का हिस्सा था। जावेद पंप के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। जावेद का पूरा नाम जावेद मोहम्मद है, लेकिन उन्हें लोग जावेद पंप के नाम से जानते हैं क्योंकि वो पेशे से एक दुकानदार हैं जो कि 1 और 2 हॉर्स पावर वाले मोटर पंप का कारोबार करते हैं। जावेद की बेटी सोमैया अपने पिता की सफाई में कहती है कि वो एक ऐसे इंसान है जो समाज की मदद के लिए हमेशा आगे आए और उनका किसी साजिश और हिंसा से कोई वास्ता नहीं। जिस दिन ये पूरा वाक़या आया उस दिन सवेरे जुमा से पहले, नमाज से पहले उन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने अमन चैन की बात करी। कोरोना के टाइम पे उन्होंने जितना सहयोग प्रशासन का करा है, उनके पास भी था और वो क्योंकि कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर भी थे, उन्होंने इंक्रोचमेंट हटवाने में प्रशासन का साथ दिया। फ्लड के टाइम पे उन्होंने रिलीफ का काम करा, मतलब वो एक प्रॉपर सोशल एक्टिविस्ट थे। जबकि पुलिस की जांच की आंच जावेद पंप की दूसरी बेटी आफरीन फातिमा तक भी पहुंच रही है, जो देश के बेहद प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान जेएनयू में पढ़ती है। प्रयागराज में जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चला तो विरोध में जेएनयू में प्रदर्शन शुरू हो गया था। अनडेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ यूपी पुलिस काम कर रही है। जावेद की बेटी आफरीन समेत देश का एक धड़ा प्रयागराज में घर पर बुलडोजर चलाने को मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है और बुलडोजर चलने का इलाके में कैसा खौफ है उसकी बानगी है ये तस्वीरें। जावेद पंप का घर ढहने के बाद हिंसा वाले इलाके में संदिग्ध लोग खुद ही अपने घर और दुकान खाली करने लगे हैं। उन्हें डर है कि योगी सरकार का बुलडोजर कभी भी सामान समेत उनके घर और दुकान को रौंद सकता है, इसलिए जो बच सकता है उसे बचाया जा रहा है। सरकार कहती है कि कार्रवाई हिंसा के खिलाफ नहीं बल्कि अतिक्रमण के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के बयान से ऐसा नहीं लगता। एक तरफ बुलडोजर पर बवंडर और दूसरी तरफ बलवाइयों पर सरेंडर, तो ये दोहरा जो चरित्र है ये कतई ठीक नहीं है। और जो कार्रवाई हो रही है कास्ट, कम्युनिटी, क्लास देखकर नहीं, करतूत देखकर हो रही है। घर ढह चुका है, लेकिन जो इमारत चंद घंटों के भीतर इतिहास बना दी गई, वो सवाल तो जरूर पूछ रही है कि अगर कुछ गैर कानूनी हुआ भी था तो एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया। हिंसा होते ही बुलडोजर रॉकेट की रफ्तार से क्यों दौड़ने लगे? ऐसा क्यों है कि हर बार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने से पहले बुलडोजर का एक्शन शुरू हो जाता है? उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तो वहीं जुम्मे के दिन रांची में हुई हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें। रांची हिंसा की जांच में पता चला है एक व्हाट्सएप ग्रुप का, जांच में गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप की बात सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि इसी ग्रुप के जरिए भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया गया। पुलिस इस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की तलाश कर रही है। पुलिस की जांच में सुनियोजित तरीके से हिंसा की बात भी निकलकर सामने आ रही है। और एबीपी न्यूज सी वोटर ने एक सवाल पूछा है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाना सही है या गलत? तो सही कहने वाले 40% लोग और गलत मानने वाले 60% लोग, यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाना गलत होगा। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।